नमस्कार, मध्य भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदौर स्टेडियम में बटन दबाकर 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस तहत भिलाई के जंजगिरी में रेलवे के 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम मौजूद रहे। सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की मोदी की गारंटी है। क्या कुछ कहा विष्णुदेव साय ने, सुनिए। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम का आयोजन था और पूरे 90 के 90 विधानसभा में आयोजन था और सभी विधानसभा में हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण गए हुए थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से जुड़े थे। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला और आज उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों का सौगात दिया। तो पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मध्य भारत में पवई नगर के वार्ड क्रमांक 13 में चौरसिया परिवार के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को चौरसिया परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा गया था, जिसको लेकर शनिवार की सुबह आरती सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौरसिया परिवार के घर पहुंची और परिजनों से मिलकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पवई विधायक प्रहलाद लोधी और बीजेपी जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया भी चौरसिया परिवार से मिले और पुलिस से पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, हालचाल जाना और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। जो पुलिस ने किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, क्योंकि पुलिस विभाग जो होता है सबकी रक्षा करने वाले होते हैं और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में जनता का क्या हाल होगा। इसलिए मैं तो इस परिवार के साथ, जो चौरसिया परिवार के साथ खड़ा हूँ और इन्हें मैंने कल से ही रोका कि धरना पे मत बैठिएगा, मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा।
तो कल रोका था मैंने, आज भी रोका, बेचारे धरना पर बैठने वाले थे तो उनको मैंने आज भी रोका, धरना पर मत बैठिए, हम आपकी कार्रवाई उन पर कराएंगे, आपको संतोषी करेंगे। तो इसमें मुझे आशा है कि मैंने एसपी साहब से भी बात की, डीआईजी साहब से भी बात की, वो आशा है कि वो जहाँ तक अभी आध घंटा 1 घंटा बाद सस्पेंड हो गई, अटैच हो जाएगा, वो कार्रवाई पूरी की पूरी और आगे जांच में जो कार्रवाई आएगी उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा की ग्राम काकरिया देव में एक बार फिर देवनारायण भगवान के मंदिर में दान पेटी से पैसे चोरी करने का मामला सामने आया है। लगभग 7 से 8 लाख रुपए की ये चोरी बताई जा रही है। मौके पर कुरावर थाना प्रभारी महताब सिंह राजपूत द्वारा बताया गया कि डॉग स्क्वाड की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम मामले की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी रिपोर्ट हुई है हमारे यहाँ पे और 3 दान पेटियाँ की अज्ञात चोर द्वारा तोड़ा गया है। कितनी राशि है अभी तो अनुमानित तब कलेक्शन का क्या है, इसके बाद में अभी डॉग स्क्वाड की टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आ गए हैं और बैग चेक किए जा रहे हैं। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। संभवतः जल्दी जल्दी हम तह तक पहुँच जाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएन वीडियोस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के एक किसान ने ओडिशा से मिले पुराने धान को सहेज कर रखा और उस धान को चावल बनाकर खाने के बजाय उसे अपने खेत में लगाना शुरू किया। अब उस धान को महेश्वरी फूल के नाम से पेटेंट करा लिया है। किसान का दावा है कि इस धान में दूसरे धान की अपेक्षा शुगर कम है, जिसके परीक्षण के लिए लैब भी भेज दिया गया है। लैब की रिपोर्ट अगर शुगर कम पाए जाने पर किसान को जिले के साथ प्रदेश में एक नई पहचान दिला सकता है। अब एक बोथन अधिया ठीका अब हम मन खाता नु लेथे आधा ला। किसान मन ला मन ए फायदा दे 3 बट्टी में देथे। नांगर फार मिसाई कुटाई सब साव के आधा धान 3 भाटा में 2 भाटा ला अपन लेथे, 1 भाटा ला हमन ला देथे। अच्छा, तो एकदम खासियत का है धान के? बढ़िया चावल बढ़िया होथे, हर चीज होथे। आदमी फ्री है, किसान आदमी खाद पियत परे है। अच्छा, हमार गाँव में उसने शुगर वाला आदमी नहीं कहाँ है उसने। रासायनिक खाद में जमीन का जो मतलब ये हो जाता है, जमीन मतलब जमीन का जो कड़ापन आ जाता है उसमें जमीन में, और ज़मीन उपजाऊ होते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे पहले ज़माने में बैल से जोताई करते थे और आज यूरिया खाद के उपयोग करते करते किसान मतलब 25 HP के ट्रैक्टर में जोते, फिर 40 में, अब 60 के HP में मतलब जोतने पड़ रहा है उसको। और नागा तो चल ही नहीं रहा है अब बैल वाला, वो जमीन खाद के कारण है वो पूरा। तो बीज में भी कुछ प्रभाव पड़ता है? बीज में प्रभाव पड़ता है कि अब किसान पुराना बीज को छोड़ दिए हैं और बीज निगम के चक्कर में किसान पड़ गए हैं, और उससे मतलब उन लोग को बीमारी में भी मतलब बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। बीज में क्या होता है मतलब उसमें अच्छा नहीं रहता बीज। वो देसी बीज में क्या था, उसका जीन्स था ना वो। सर, जो चावल है, जितने भी अपने जो कार्बोहाइड्रेट वाले जिसमें मटेरियल जो होता है, तो एक GI इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यदि ये 55 या 55 से कम है तब वो माना जाता है कि उसमें शुगर की मात्रा जो है वो कम है, हमारे ब्लड में जाके वो शुगर की मात्रा को राइज नहीं करती है। 55 से ऊपर जैसे चीज़ें हैं तो ये मान के चलते हैं कि उसमें अपन वो डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है। वो शुगर की मात्रा जो हमारे ब्लड में है उसको निश्चित तौर पे बढ़ाएगी। जी, आमतौर पे हम लोग जो खाते हैं या फिर जहाँ उगाते हैं उसमें किस तरह की होती है, और एक विशेष प्रजाति जिसमें शुगर ना हो, ऐसा कोई हमारे पास है क्या? सर देखिए, चावल की तो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। अपन चावल की बात करें, जनरली चावलों में जो है वो 60-70% के परसेंट नहीं बोलना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचकर पत्नी समेत रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नेपाल अयोध्या के साथ साथ नेपाल के पशुपतिनाथ और बनारस के बाबा विश्वनाथ के साथ ही हम सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है।
अयोध्या का राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित रायसीना डायलॉग में सहभागी होने के लिए नया दिल्ली आया था और उसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन करें करके हम लोग अयोध्या आए हैं। इस बीच में यहाँ के प्रशासन, पत्रकार, सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा स्वागत किया है उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु राम का दर्शन करने के बाद बाय रोड हम नेपाल चले जाएंगे। नेपाल और भारत के बीच में बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम लोगों के बीच के दोनों सरकार के बीच में ही नहीं है, जनता के बीच में भी उतना ही गहरा संबंध रहा है। भगवान राम की शादी माता जानकी के साथ जनकपुर में राम जानकी मंदिर है, जनकपुर में हुई थी। इसीलिए हमारे बीच में जो यह गहरा संबंध है ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। नेपाल और भारत सरकार हम दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील है। हम लोग धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में अयोध्या और जनकपुर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और काशी और पशुपतिनाथ, विश्वनाथ बाबा और पशुपतिनाथ के बीच का संबंध हम धार्मिक पर्यटन भी हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी में चंडीगढ़ और 4 राज्यों में सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। दिल्ली में आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आप 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात में कांग्रेस 24 और आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई। 24 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक और आपकी ओर से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा की है। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर ये स्पष्ट किया गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से विवाद था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ सकता है। मगर अभी भी सीटों को लेकर खुलासा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया गया। मगर यहाँ पर बात करें पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर वहाँ पर भी दोनों पार्टियाँ जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकुल की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर एकजुटता वो दिखाएंगे। और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव जो हैं वो मिलकर लड़ेंगे। मगर यहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी खुलासा नहीं किया गया है और यही कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर इसका खुलासा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। मगर यहां पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की अंदर बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, आतिशी की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, मुकुल की बात करें, तमाम वो नेता मौजूद रहे। और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भी वो भी मौजूद रहे, कांग्रेस के और नेता जो थे वो भी मौजूद रहे। मगर सबकी तरफ से ये जरूर कहा गया है 2024 के चुनाव जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी भाजपा को हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना होगा आने वाले समय के अंदर क्या वाकई में ही ये गठजोड़ जो है यानी कि जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसका असर वाकई में ही कितना पड़ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिश कितनी सफल हो पाएंगी और विपक्ष यानी कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता होने की कोशिश कर रहा है वो कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर 2024 के चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं रोचक होने वाले हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज दिल्ली। खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।